अगला चैप्टर पढ़ाना है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये इतने सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग जो बात करेंगे आगे, इसके लिए पहले 11th का कुछ चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए। एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, जो वर्क एनर्जी एंड पावर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए था, ठीक है। तो आज मैं पूरा वर्क एनर्जी पावर में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतना चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, और फिर कल से जो हमारा चैप्टर है वहाँ हम लोग शुरू होएंगे, ठीक है। तो देखो कि वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले एक चीज़ आता है क्या, वर्क डन का, ठीक ना। एक टर्म आता है क्या, वर्क डन। तो देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन फिजिक्स हर काम को काम नहीं कहती है। फिजिक्स कहती है क्या, कि अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया एफ, और इसी फोर्स के डायरेक्शन में इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, मान लीजिए एस, ठीक है। तो फिजिक्स क्या कहता है कि जो आपका वर्क डन डिफाइन है, जो आपका वर्क डन डिफाइन है, ये वर्क डन होता क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर में होता है। मतलब आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करिए जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि एक तो ये फोर्स है और बॉडी यहां से यहां तक गई है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है एस। और कहती है क्या, कि जो वर्क डन डिफाइन है, वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर में होता है। बात इतनी समझ में आ रही होगी कि वर्क डन का डेफिनेशन ही क्या, कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वो ऐसा डिस्प्लेसमेंट को प्रोडक्ट में लेना है जो किसके डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब देखिए कि क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो, अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो उस समय में आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप एक सिचुएशन देखिए जरा सा, कि मान लीजिए कि अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल। अब देखो कि इसके सरफेस पर मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक रख देता हूँ, इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है। और इस पे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स अप्लाई किया मैं F, इस पे मैं एक फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये, कितना F फोर्स है। आप जरा सा इस बॉडी के मोशन के बारे में सोचिए कि ये बॉडी कैसे डिस्प्लेस्ड होगा। ये बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ इंक्लाइंड पे चढ़ना शुरू होगा और यहाँ तक कुछ समय के बाद पहुंच जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसी है, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है क्या भाई। तो फोर्स जो तुम्हारा लग रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये है एफ, और डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा वो एस जो है, वो कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। अब अपना वर्क डन का डेफिनेशन क्या कह रहा है, वर्क डन का डेफिनेशन कह रहा है ये, कि भाई साहब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर तो हम, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में है नहीं, फोर्स से थीटा एंगल पे है। अब करना क्या है, तो देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो इसको आप वेक्टर के जैसे रिजोल्यूट करवा सकते हैं। रिजोल्यूशन का तरीका मैंने क्या बताया, कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसके साथ क्या लेना है, कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ उसके साथ क्या लेना है, साइन थीटा। तो भाई मान ले कि ये अपना फोर्स है, और इस फोर्स के अलोंग ही मैं बना देता हूं एक एक्स एक्सिस। मैं एक कोई सा एक्सिस एज्यूम कर लेता हूं जो फोर्स के अलोंग डायरेक्शन में है, फोर्स के ही डायरेक्शन में है, इसका नाम रख लीजिए क्या, एक्स एक्सिस। तो आप ये बताइए कि वाई एक्सिस इस फोर्स के डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा,
वाई एक्सिस क्या होगा, इस फोर्स के डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये कह रहा है क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका दोस्त, ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये इसके साथ है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब तुम देखो कि इस डिस्प्लेसमेंट को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ले सकते हैं। तो जो पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपना आने वाला है, वो पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये था तुम्हारा फोर्स एफ, और इस एस को घुमाए हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एस कॉस, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एस साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये एस साइन थीटा। अब देखिए कि इस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट है, एक जो फोर्स के डायरेक्शन में है और एक जो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो भाई साहब अपना वर्क डन का डेफिनेशन क्या कहता है, अपना वर्क डन का डेफिनेशन ये कहता है कि जो वर्क डन है ये फोर्स है और इनटू ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, जो क्या हो, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो, फोर्स हो। तो आप ये बताइए कि फोर्स तो मेरा भाई साहब एफ लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एस कॉस थीटा की एस साइन थीटा, एस कॉस थीटा। तो हम डिस्प्लेसमेंट वो लेंगे जो क्या हो, फोर्स के डायरेक्शन में हो, और यहां से हमको मिल रहा है क्या, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इतना चीज निकल के आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या आया जो। अब देखिए दूसरी चीज कि वेक्टर में आप पढ़े हुए हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या पढ़े हैं, ए डॉट बी इक्वल टू कितना, ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या पढ़े हुए हैं, ए क्रॉस बी, जो कितना होता है, ए बी साइन थीटा। ये बताओ कि ए और बी दो वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ए बी कॉस थीटा को भी तो ए डॉट बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए भाई कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीज क्या है, आपका वेक्टर है। और अगर वेक्टर में ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसी को आप वर्क डन इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये है वर्क डन का सबसे टॉप क्लास का डेफिनेशन, क्या, कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है बात, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। अब जरा सा बात करिए, आपको याद होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता था वो कैसा आता था, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता था वो कैसा आता था, वेक्टर, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते थे। तो डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन मिला है, इसका मतलब सीधा सीधा बात ये है कि जो वर्क डन है आपका वो क्या है, इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, अगर आप बात करें इसके यूनिट का, यूनिट का आप बात करें तो यूनिट देखिए तो फोर्स है न्यूटन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट है इनटू में क्या आ जाएगा, मीटर। इसी को अच्छे से लिखते हैं ऐसे, न्यूटन और मीटर। इसी को अच्छे से क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। तो इसी को जो है, सो अगर हम लोग बात करेंगे एस आई यूनिट का, तो एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन जो होता है, एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन, ये एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा, न्यूटन मीटर, एंड ऑल्सो इज नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं जूल, ठीक ना, एंड ऑल्सो इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। जूल साहब के सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया, जूल, और इसको कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई। अब देखो अगर जरा सा बात करें थोड़ी सी डायमेंशन की, तो वर्क डन का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन एफ एस का भी डायमेंशन होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन आपको याद है कितना, एम एल टी माइनस टू, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, और लेंथ का पावर कितना है, वन, तो इसको कितना लिखेंगे, एल। आप देखिए कि इसका डायमेंशन हो जाएगा कितना, एम एक ही है, एल एक यहाँ और एक यहाँ, कितना हो जाएगा, एम एल टू और टी माइनस, ये हो गया क्या, वर्क डन का डायमेंशन। अच्छा, अभी तक जो हमारी चीजें हैं W इक्वल टू एफ एस, इसमें वर्क डन जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। अभी फोर्स क्या है, कांस्टेंट, फोर्स वेरिएबल नहीं है। फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो आप W इक्वल टू एफ डॉट एस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कि हम लोग पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं क्या, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू कितना, एफ एस कॉस थीटा। तो अगर आदमी कोई कहे कि अगर फोर्स जीरो हो जाए,
अगर मैं फोर्स ही ना लगाऊं तो किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो एफ जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा चीज कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, मैं दीवार पे धक्का लगाता रहूं, फोर्स लगाता रहूं, लेकिन इस फोर्स में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। या यदि क्या हो कि कॉस थीटा का वैल्यू ही जीरो हो जाए, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होने का मतलब थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, इस केस में भी जो है तो आपका वर्क डन कितना होगा? जीरो। दो चीजें याद रखनी है। थीटा के बारे में हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि थीटा क्या है? थीटा है आपका एंगल बिटवीन क्या चीज? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। मतलब जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा, वर्क डन कितना होगा? जीरो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी है कि जब भी आपको कहे वर्क डन निकालने के लिए, तो आपको सबसे पहला सवाल पूछना है कि कौन से फोर्स के द्वारा, बाय व्हिच फोर्स। क्यों? कि एक ही टाइम पे बॉडीज पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये अपना एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी है जिसका मास है m, इस पे मैं एक अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा इधर के तरफ F, तो सेम टाइम पे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही लगेगा mg। सरफेस के कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगेगा परपेंडिकुलर ऊपर के तरफ। इधर लगा रहा हूं सरफेस के कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसका अपोज करेगा। अब ध्यान से देखना कि अगर तुम निकालो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैपिटल F, तो बॉडी पे इधर के तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी मान लो चल करके आ गया यहां तक। तो आप देखिए ध्यान से कि बॉडी पे इस केस में WF निकालने के लिए फोर्स भी इधर लग रहा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना? मैं फोर्स भी इधर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। तो अगर आप W बाई अप्लाइड फोर्स लिखिएगा तो लिखिएगा कितना? एफ एस कॉस 0 डिग्री, जो हो जाएगा आपका कितना? एफ एस के बराबर में। अगर आप यहीं पर देखिए W बाई ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में हो रही है ना? बॉडी तो इधर ही जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ mg। अब बताओ कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो बेटा जब तुम W ग्रेविटी निकालोगे तो कितना लिखते हो? एफ एस कॉस थीटा लिखते हो। फोर्स के जगह पर कितना लग रहा है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? s। और cos 90 डिग्री का वैल्यू रखोगे, cos 90 डिग्री जीरो होता है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आप बचपन में ये पढ़े होइएगा कि अगर कोई मजदूर अपने माथा पर कोई सा चीज लेकर के और आगे जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है? जीरो होता है। क्यों? कि जब कोई आदमी माथे पे कोई चीज लेकर के आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है? परपेंडिकुलर। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री आ गया, वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। देखो यहीं पर अगर तुमसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो अभी देखो कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब जब आप W फ्रिक्शनल लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? एफ एस कॉस कितना? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता? -1। और ये कितना हो जाएगा आपका? -fs। आप देखिए कि एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे बहुत सारे फोर्सेस के कारण जब हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो सारा डाटा डिफरेंट आ रहा है। कोई पॉजिटिव आ रहा है, कोई जीरो आ रहा है, कोई नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले आप पूछेंगे क्या? कि कौन से फोर्स के द्वारा। ठीक है? और उस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए आप W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस का यूज करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है? अभी तक अपना फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन यूज करना है हम लोगों को क्या? वेरिएबल फोर्स का भाग। अगर फोर्स वेरिएबल रहे, है ना, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो, फोर्स चेंज हो रहा हो, तो उस समय में वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं
जो सीखने का प्रयास करना है, ठीक ना। हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। अब देखो जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का हम लोग बात करेंगे तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ और इस ग्राफ में मैं एक एक्सिस पे रखता हूँ डिस्प्लेसमेंट एक्स को और एक एक्सिस पे रखता हूँ फोर्स एफ को। फोर्स के बारे में क्या कह रहा है कि फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। आप देखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फोर्स का वैल्यू बढ़ या घट रहा है, हर एक जगह पर एक जैसा नहीं है। अब हम कैसे करें, अब हम कैसे करें, तो देखो यहां से यहां तक मान लो कि ये पोजीशन x1 से x2 तक जाने में अगर आपसे पूछे कि कितना वर्क डन हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, x2 माइनस x1 आप निकाल लीजिएगा, लेकिन फोर्स कहीं पर एक जैसा नहीं है, फोर्स क्या हो रहा है, बदल रहा है। आप जरा सा सोचिए कि अगर फोर्स लगातार बदल रहा है तो मैं घड़ी में स्टॉप वॉच लूं, मान लो कि तुमको मैं बोला कि फोर्स तुम बोलते जाओ, अपने मन से बोलते जाओ 10 5 7 3 2 1, और मैं किसी समय में तुमको बोलूँ स्टॉप, उस समय तुम कोई पार्टिकुलर नंबर पे रहोगे कि नहीं रहोगे, कांस्टेंट रहोगे कि नहीं रहोगे, रहोगे। तो तुम लगातार वेरी कर रहे हो, तुमको जो मन में आ रहा है वो तुम बोले जा रहे हो, लेकिन मैं तुमको एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर रोक दूं तो उस समय तुम 8 न्यूटन पे रहोगे, 10 न्यूटन पे रहोगे, 500 न्यूटन पे रहोगे, लेकिन किसी कांस्टेंट वैल्यू पे रहोगे कि नहीं। बहुत छोटे समय के लिए तुम कांस्टेंट रहोगे कि नहीं रहोगे, रहोगे। तो इसमें हम मान लेते हैं क्या, कि मान लीजिए क्या कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो dx हुआ, बहुत छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या माना इस डिस्प्लेसमेंट को, dx, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। ये dx टेंडिंग टू जीरो होता है क्या, मतलब ये लगभग जीरो ही है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से स्लाइट बड़ा है, ठीक ना, जीरो से स्लाइट बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। अब बताइए तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स का वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा। अच्छा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने में काम भी बहुत छोटा सा करना पड़ेगा, तो उस छोटे से काम को अगर मान ले भाई साहब डी डब्ल्यू, इस छोटे से काम को अगर मान ले डी डब्ल्यू, तो अभी पढ़े हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू जो होगा वो फोर्स एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डी एक्स होगा कि नहीं। अब इनिशियल में बॉडी मेरा x1 पे था, तो जब मैं, मम्मी बोली पानी ला दो, उससे पहले मैं कोई काम किया हूं क्या, नहीं किया हूं। तो जब इनिशियल कंडीशन में है तो वर्क कितना, अब मम्मी बोली पानी लाने के लिए तो हम प्रोसेस शुरू किए, वहां से गए, किचन गिलास उठाए, पानी भरे, मम्मी तक लेकर के आए, तब तक हम पहुंच गए x2 पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कितना काम किया, w। अब देखिए कि अगर आपको बात करना है तो यहाँ पर आपने छोटा सा एलिमेंट निकाल करके छोटा सा वर्क डन निकाला, लेकिन आप ये बताइए कि x1 से लेकर के x2 तक जाने में आपको ऐसे ऐसे कितने डिस्प्लेसमेंट तय करने पड़ेंगे dx के, जैसे जैसे इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, हर डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन कितना होगा, f डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। अब टोटल वर्क डन अगर चाहिए तो आप इस सारे को ऐड करिएगा, और सारे एलिमेंट को ऐड करने का प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, और जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ठीक ना, तो इंटीग्रेट बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन आपका एफ डॉट डी एक्स। अब बारी आती है लिमिट लगाने की, तो मैं तुमको बोला हूं कि जो डी के साथ लगा हुआ रहे इंटीग्रेशन में वो क्या होता है, वेरिएबल, और लिमिट भी उसी के टर्म में लगते हैं। जैसे dx है तो हम देखेंगे कि x में बॉडी कहाँ से कहाँ तक गया, अगर इंटीग्रेशन में dy रहता तो हमको लिमिट लगाना रहता, तो देखते y कहाँ से कहाँ तक गया, t में रहता तो देखते कि t कहाँ से कहाँ तक गया। तो देखो कि इसमें दो तरफ इंटीग्रेशन है, एक तरफ w वेरिएबल है, तो वर्क डन मैंने कितना किया है, 0 से लेकर के कहाँ तक, w तक। तो जो लोअर लिमिट लगाएंगे वो कितना, और जो अपर लिमिट लगाएंगे वो कितना। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर डी के साथ क्या है, एक्स है, तो एक्स में मैं कहां से कहां तक गया, पहला एलिमेंट x1 पे काटा, काटते 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 सबसे आखिरी एलिमेंट वहां कहां पे, x2 पे। तो x में मैं कहां से कहां गया हूं, x1 से लेकर के x2 तक, मतलब भाई साहब यहाँ जो अपना लिमिट लगेगा वो कहाँ, x1 से लेकर के x2 तक। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, w dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा,
W लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के W तक का, और ये इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा f डॉट डी एक्स। ठीक है, अपर लिमिट पुट करिएगा तो W के जगह W पुट करिएगा, W ही रह जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करके घटा लीजिएगा, W के जगह 0 पुट करिएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, यही इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक, और f डॉट कितना dx, ये W इक्वल टू आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन x1 से x2 तक f डॉट कितना dx। समझ में आ रहा है बात? ये चीज आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बनता है किस चीज का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ध्यान से देखो कि ये लंबाई f है ना, और ये चौड़ाई कितना है dx, ये एक छोटा सा स्ट्रिप रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और dx इंटू एफ जो हम कर रहे हैं तो इसका एरिया आ रहा है। ऐसे ऐसे इन्फिनाइट स्ट्रिप मैंने काटा, और हर एक स्ट्रिप को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो अगर जोड़ देंगे तो आप ये बताइए कि ये टोटल एरिया नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा मैथ्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लिमिट लगा करके इंटीग्रेट करने का मतलब एरिया ही निकालना होता है। पढ़े हुए हैं कि नहीं? तो भाई साहब ये जो होता है वर्क डन इक्वल टू, ये वर्क डन जो होता है, ये वर्क डन को आप ज्योमेट्रिकली बोलिए तो ये होता है क्या, एरिया बाउंडेड बाय, ठीक ना, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होता है, ठीक ना, फ्रॉम x1 जिसको आप इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, टू x2 जिसको आप क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन बोलेंगे, कि इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो एफ एक्स कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड हुआ वही एरिया होता है। याद आपको कितना रखना है, वर्क डन x1 से x2 तक एफ डॉट डी एक्स। समझ में आ रही है इतनी बातें? अब देखो कि मैं तुमको क्या बोला अभी ही पीछे, कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वर्क डन कितना होता है। अब मैं इसी बात को काटूंगा, अब मैं इसी बात को क्या करूंगा, काटूंगा। तो आपको फोर्स के दो टाइप पढ़ने हैं यहाँ पर, जिसमें एक टाइप क्या पढ़ना है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स। एक को क्या पढ़ना है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी फोर्स के द्वारा किया गया काम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, केवल रास्ते पर डिपेंड नहीं करे, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लीजिए कि ये एक जगह है ए और ये एक दूसरा जगह है बी। ए से बी तक जाने का आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, उसमें मान लो हम 2-3 रास्ता मानते हैं। मान लो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये सीधे है, और एक ये और बड़ा सा रास्ता है। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। आप मुझे ये बताइए कि ए से बी तक जाने में सबसे अधिक काम कौन से रास्ते से करना पड़ेगा, तीसरे रास्ते से। लेकिन गलत। आपको मैं क्या बोला, जब भी मैं बोलूँ काम तो आप पहले पूछिएगा कि कौन से फोर्स के द्वारा काम करना है सर, है ना, कौन से फोर्स के द्वारा काम करना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है, कहता है क्या कि इफ वर्क डन बाय द फोर्स, इफ वर्क डन बाय द फोर्स, अगर किसी फोर्स के द्वारा किया गया काम डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, रास्ते पर डिपेंड नहीं करे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, रास्ते पर डिपेंड क्या करे, ये ना करे, केवल डिपेंड करे क्या, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर केवल इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड करता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कह रहा है क्या कि हमको रास्ते से कोई मतलब नहीं है, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तुम्हारा तो वर्क डन सेम ही होगा, तो हम कैसे फोर्स होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे देखिए कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि W पहले रास्ते से जितना होगा दूसरे रास्ते से भी उतना ही होगा, तीसरे रास्ते से भी उतना ही होगा। क्यों? कि कह रहा है कि भाई हमको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सोचो, मान लो कि अपने को कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी वगैरह भाड़े पे लेते हैं,
अब मान लो किसी से हम गाड़ी भाड़ा पे लिए कि भाई हमको यहाँ से पटना जाना है, तो पटना हमको भाड़ा हम तय कर लेंगे कितना फिक्स हो गया। अब तुम्हारा इतना मजदूरी तुम्हारा फिक्स हो गया, मान लो 5,000 रुपया फिक्स कर दिए। अब ये हमको यहाँ से शॉर्टकट ले जाए, चाहे अमेरिका इंग्लैंड होते हुए पटना पहुंचाए, हम उसको भाड़ा कितना देंगे? उतना ही। क्यों? कि कंजर्व कर दिए हम उसके। भाड़ा क्या है? कंजर्व है। हमको एक फिक्स है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाने का जो रेंट लगेगा वो क्या लगेगा? एक फिक्स रेंट लगेगा, एक कंजर्व रेंट लगेगा। अब इस कंजर्व रेंट में ये पहले रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से जाए, तीसरे रास्ते जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमको फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब हम क्या है? कंजर्व है, हम निश्चिंत है गाड़ी में सोए हुए, क्या कि जब गाड़ी से पटना में उतरेंगे तो इसको 5,000 रुपया दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यही कहता है क्या कि एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम करे, रास्ते पर डिपेंड नहीं करे, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। अब तुम कहोगे कि सर कौन कौन सा फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स? तो एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ ही फोर्स हैं जो कंजर्वेटिव है, ठीक ना। सबसे पहला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा है क्या? तीसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। तीसरा है क्या आपका? मैग्नेटिक फोर्स। चौथा है क्या आपका? स्प्रिंग फोर्स। और भी कुछ है, ठीक ना। चौथा है आपका क्या? स्प्रिंग फोर्स। अब देखो कि अगला जो चैप्टर है अपना, अगला चैप्टर है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखना है हम लोग। और पोटेंशियल वर्ड डिफाइन ही है कैसे? फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। आप नाम सुने होइएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आप नाम सुने होइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन कभी आप फ्रिक्शनल पोटेंशियल का नाम नहीं सुने होइएगा। क्यों? कि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। आप 11th में नाम सुने होइएगा स्प्रिंग पोटेंशियल। क्यों? कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही टर्म पोटेंशियल डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर है जो कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है और इसीलिए हम सब इतना पढ़ रहे हैं। अब कहोगे कि सर ये कंजर्वेटिव फोर्स में आप बोले कि रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप एक एग्जाम्पल दिखा देते करके क्वेश्चन की रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, तो बड़ी मजा आ जाता। तो देखो एक अगला एग्जाम्पल तुमको हम दिखा रहे हैं। मान लो कि अपने पास एक जगह है, जो ये एक जगह का नाम है ए से बी तक जाने का ये रास्ता है, बी से सी तक जाने का ये रास्ता है, और ए से सी तक जाने का ये रास्ता। पहला कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा पर है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई सा बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है m, और मैं आपको कहूं कि एक बार तुम ए से डायरेक्ट सी चलो, वो पहला रास्ता, और मेरा मन हुआ कि हम ए से पहले बी जाएं और बी से सी जाएं, ये एक दूसरा रास्ता, ठीक ना। तुमको ये देखना है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तुमको ये देखना है कि दोनों ही रास्ते से वर्क डन क्या है? सेम है ना। तो तुम देखो WAC अगर हम लोगों को निकालना है, ए से डायरेक्ट सी जा रहे हैं, ए से डायरेक्ट हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सी। तो WAC में आप देखिए कि जो आपका फोर्स लग रहा है mg, वो नीचे की तरफ लग रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ से ए से सी तक का ये डिस्प्लेसमेंट है s, और ये इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा है s, जो यहाँ से कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे है ना। अब तुम देखो कि इस s को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ले सकते हैं। एक जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, इसके साथ क्या लेंगे? s cos थीटा। और एक जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, उसके साथ क्या लेंगे? s sin थीटा। उसके साथ क्या लेंगे? s sin थीटा। तुम ये देखो कि s cos थीटा और ये फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके कारण तो हमको पता है कि वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? कि परपेंडिकुलर जैसे ही होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। अब देखो कि यहाँ पर s sin थीटा और mg के बीच का एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। तो भाई WAC जो लिखोगे, वो WAC इक्वल टू कितना लिखते हो? FS cos थीटा लिखते हो ना। तो फोर्स के जगह पर तुम्हारा कितना है? mg। फोर्स कितना लग रहा है? mg। डिस्प्लेसमेंट s के जगह पर कितना है? s sin थीटा, है ना, FS।
और कॉस थीटा लिखते हैं तो थीटा के जगह पर कितना है 180 डिग्री। ध्यान से आप देखिए कि ये हो जाएगा कितना mg/s साइन थीटा, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा कितना -mg/s साइन थीटा। ये आया है, आप डायरेक्ट WA से C तक गए हैं इसमें, है ना। अब ये पहले रास्ते से इसको आप W1 भी बोल सकते हैं, जो कि आया है कितना -mgs कितना साइन थीटा के बराबर में। समझ में आ रही है। अब दूसरे रास्ते से निकालो। तो मान लो हमको WA से B तक जाना है, WA से B तक निकालना है, हम कितना लिखेंगे FS cos थीटा लिखेंगे। वर्क डन का यही फॉर्मूला है। मेरा फोर्स लग रहा है mg नीचे के तरफ, और हम A से B तक गए हैं, ये A और ये B, इस डिस्टेंस को AB ही बोलेंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तुम देखो फोर्स लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AB के बराबर में, और cos 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री से सीधे आंसर कितना समझ में आ रहा है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया। अच्छा, अब फिर B से C तक जाएंगे। तो B से C तक जाएंगे तो देखो जब WBC लिखना है, B से C तक जाना है, तो B से C तक जाने में मान लीजिए ये h हाइट गया ऊपर, मान कितना हाइट गया h हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट B से C तक जब आप गए हैं तो ये है आपका h। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी किधर लगेगा इस बॉडी पर, नीचे के तरफ कितना, थीटा कितना है आपका 180 डिग्री। तो फोर्स के जगह पर आप रखिएगा mg, डिस्प्लेसमेंट आपका है h fs, और कॉस कितना थीटा, तो 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है कितना -1, ये कितना हो जाएगा आपका -mgh। अब जरा सा देखिए यहाँ इस ट्रायंगल में देखो भाई कि अगर साइन थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखोगे कि नहीं लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P/h। जरा सा ये देखो कि h इक्वल टू, अगर मैं s साइन थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत है तुमको क्या, नहीं कोई दिक्कत है। तो ये जो है -mg और h के जगह पर s साइन थीटा हो जाएगा क्या। अगर तुम W2 लिखोगे कि दूसरे रास्ते से जाने में, तो तुम पहले A से B गए, फिर कहाँ से कहाँ तक गए, B से A से B जाने में कितना 0, और फिर ये कितना mgs साइन थीटा के बराबर में, मतलब दूसरे रास्ते से वर्क डन आपका कितना आया -mgs साइन थीटा। सर देखने में तो लग रहा है दूसरा रास्ता लंबा रास्ता है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पहला रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, कम काम करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि जितना वर्क डन पहले रास्ते से, उतना ही वर्क डन दूसरे भी रास्ते से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम कभी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों ही के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, इसीलिए दोनों के लिए वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आया। केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो पहले रास्ते के लिए भी इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट C, दूसरे रास्ते के लिए भी इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट क्या C। बात समझ में आ रहा है। दूसरा चीज देखो, ये था क्या पूरा तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या याद रखना है, केवल वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, कभी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आया। अब देख लीजिए एक और चीज है क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या कहता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या कहता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कहता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा क्या किया काम, ठीक ना, इफ वर्क डन, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक ना, ओनली डिपेंड्स ऑन पाथ, ये क्या करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है, ठीक ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल पोजीशन लिखना था, है ना, फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके सर, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा क्या, इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना, और बहुत सारे फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब आप देखिए
कि आप पढ़े हैं क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वर्क डन कितना होगा, 0। लेकिन जरा सा ध्यान से देखना, मैं एक केस एनालिसिस तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ये अपना एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक बॉडी यहाँ रखा हुआ है और इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाया इधर की तरफ F, तो ये बॉडी यहाँ से चल के S डिस्टेंस चल के पहुँच गया यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट इसमें S है। इस इनिशियल पोजीशन का नाम मैं रखता हूँ A और इस इनिशियल पोजीशन को नाम में रखता हूँ B। तो बताओ तो A से B तक जाने में कितना काम करना पड़ा होगा, Fs। पहले आपने पूछा नहीं कि कौन सा फोर्स, ठीक ना। हमको निकालना है क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। आप देखिए कि बॉडी पर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, बॉडी डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर काम कर रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कैसे, ऐसे। अब देखिए कि अगर आपको W निकालना है A से B तक जाने में, W निकालना है क्या, A से B तक जाने में, तो आप ध्यान से देखिए कि आपके बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। थीटा कितना, 180 डिग्री। वर्क डन इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स के जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एस, और कॉस 180 डिग्री इसका वैल्यू -1 होगा, तो ये एफ एस इंटू -1 जो कि कितना हो जाएगा, -FS। कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसी बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ ना, बी से लेकर के ए तक ला रहा हूँ। तो बॉडी को अगर बी से ए लाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इधर बॉडी को खींचूंगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा। अब देखिए कि फ्रिक्शन लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। अब क्या हुआ, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अभी भी कितना, 180 डिग्री। WBA भी कितना आएगा, -FS। अब देखो कि जब बॉडी को A से B तक लेके गए और जब इसी बॉडी को फिर B से A लेके आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 0। यहाँ से A से गए B और फिर B से आ गए A, डिस्प्लेसमेंट कितना। लेकिन वर्क डन का अगर बात करें, टोटल वर्क डन का, तो WAB और प्लस WBA करोगे तो ये कितना आएगा, -FS जो हो जाएगा कितना, -2FS। और ये 0 तो नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन वर्क डन 0 नहीं है। कहाँ फंसा दिए सर, क्या पढ़ाए थे आप, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, अभी कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 0 वर्क डन 0 नहीं। तो अब देखो तुम कंक्लूजन पे आओ। ये हम तुमको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल लिए। अब आप यहीं पर देखिए कि हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल, कंजर्वेटिव कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बॉडी लिए जो यहाँ टॉप पोजीशन पे था, इसका मास है m और A पोजीशन पे, और यहाँ पर जो है तो आपका है ग्राउंड। ये बॉडी यहाँ से h हाइट ट्रेवल करके आता है ग्राउंड पे, जिस पोजीशन का हम नाम रखते हैं क्या, B। और हम लोग बात कर रहे हैं क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन का, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन का। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन का। अब बताइए कि A से B तक जब बॉडी आ रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ mg हमेशा लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और बॉडी डिस्प्लेस्ड भी किधर हो रहा है, h नीचे की तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, तो W A से B तक लाने में जो आप लिखिएगा तो कितना लिखते हैं, FS cos थीटा। फोर्स है आपका mg, डिस्प्लेसमेंट है आपका h, और cos 0 डिग्री 1 होता है, ये कितना हो जाएगा आपका mg। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत। अगर WB से A आप लिखिएगा, अब इसी बॉडी को हम B से कहाँ ले जा रहे हैं, A तक ले जा रहे हैं। ये हाइट कितना है, h, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बॉडी ऊपर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी किधर लग रहा है, अभी थीटा बराबर कितना। अब देखो कि जब WBA लिखोगे तो फिर से लिखोगे क्या, FS cos थीटा। F के जगह पर कितना, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और cos कितना, 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, -mgh। अब अगर टोटल वर्क डन का बात करोगे तो WAB और प्लस WBA लिखोगे। एक है mgh और दूसरा है
माइनस mgh कटेगा और कितना आ जाएगा। अच्छा, ए से बी तक बॉडी आया और फिर बी से ए चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो वर्क डन 0। लेकिन यहाँ भी ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया तो वर्क डन कितना, 0 नहीं हो रहा है। क्या सर गजब कहानी, एक जगह डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, एक जगह डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 नहीं हो रहा है। कंक्लूजन क्या कहेंगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंक्लूजन ये लिखेंगे कि इफ S इक्वल टू 0 देन W इक्वल टू 0 only when force is conservative, only when the force is conservative। कैसा फोर्स रहे, कंजर्वेटिव फोर्स रहे, तब डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए आपके फैमिली में, हर आदमी के फैमिली में दो रिश्ते ऐसे हैं जो एक दूसरे को कभी काम के नहीं कहते हैं। एक वाइफ हस्बैंड का रिश्ता, वाइफ अपने हस्बैंड को कभी नहीं बोल सकती है कि काम के हो, हमेशा निकम्मे हो, है ना, बोलती है। थोड़ी पढ़ी लिखी रहेगी तो प्रूफ भी कर देगी। तुम सोचोगे यार हम दिन भर ऑफिस से काम करके आ रहे हैं, कमा खटा के आ रहे हैं, ये कह रही है घर पे निकम्मी हो, चिढ़ाएगा। थोड़ी पढ़ी लिखी रहेगी तो वो प्रूफ भी कर देगी। क्या, सुबह घर से गए थे, हाँ गए थे, शाम को घर आए, हाँ आए, डिस्प्लेसमेंट कितना, वर्क डन कितना। अब तुम होशियार हो, तुम यहाँ पढ़े हुए हो, तो तुम इससे बच सकते हो और ज़्यादा होशियार मत बनो। तुम फ्रिक्शन वाला एग्जाम्पल दोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन वर्क डन नॉट 0। हम जो काम किए थे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था। दूसरा रिश्ता कौन सा होता है सर, सास बहू का, है ना, वो भी एक दूसरे को कभी काम का नहीं समझती। तो आप लोग ये चीज याद रखेंगे क्या, कि जब कंजर्वेटिव फोर्स रहे तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होने पर क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। अच्छा, इतना बात तो समझ में आ गया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया। अब देखो कि यहाँ पर एक चीज हम लोगों को याद रखना है, क्या, अगले ही केस में, जो पिछला केस हम लोग पढ़े हैं, आप देखिए कि अगर अगर सुनिएगा ध्यान से, ये लास्ट लाइन है इसका और इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर जरा सा गौर फरमाइएगा। अगला पेज में ले लेता हूँ। देखिए कि ये ग्राउंड लेवल है, ये है क्या, ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये साइंटिस्टों के द्वारा मान लिया गया है, यू से डिनोट करते हैं, ये कितना, 0 होता है। ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। तुम नहीं मानोगे, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। ग्राउंड पे आ गया, हाइट कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए कि मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ m मास का था और इस m मास के बॉडी को हम यहाँ से नीचे तक हाइट तक लेके आए, ठीक ना, h हाइट हम लेकर आए, ये a था और ये b था, ठीक है। ये पोजीशन है हमारा इनिशियल पोजीशन, जो बॉडी हमारा टॉप पे है, और ये पोजीशन है हमारा क्या, फाइनल पोजीशन। अब जरा सा ये बताइए कि यहाँ इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और फाइनल में जो यू फाइनल है ये कितना होगा, 0 होगा। जरा सा बात करें अगर चेंज इन पोटेंशियल का, जरा सा बात करें अगर चेंज इन पोटेंशियल का, तो चेंज इन पोटेंशियल में क्या लिखते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल कितना है भाई और इनिशियल कितना है भाई, मतलब यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल जो आया तुम्हारा कितना आया, mgh माइनस में, माइनस mgh, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट देखिए जो छूट गया था, ए से बी तक आने में mgh काम किए और बी से ए तक आने में जो है सो माइनस mgh काम, मतलब WAB इक्वल टू नेगेटिव ऑफ WB है। कब, जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, ठीक ना। तो यहाँ आप लोग एक लाइन और याद कर लीजिएगा, क्या, कि WAB इक्वल टू नेगेटिव ऑफ WBA इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स रहे तो WAB क्या होता है, माइनस WBA के बराबर में होता है। समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिव ठीक लिखा हुआ है, जो भी है मान लेना। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला था, हम लोग WA से B निकाले थे, WA से B कितना निकाले थे, WA से B निकाले थे कितना, mgh, ठीक है। WA से B कितना निकाले थे,
mgh, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाले हैं, -mgh, है ना। आप ये बात बताइए कि इसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा है -mgh, इसमें मैं mgh के जगह पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस, और mgh के जगह पर WAB लिख दूं क्या, WAB mgh के बराबर में है, लिख दूं क्या। अब ये WAB क्या है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया काम है। तो इसी WAB को अगर आप, ये WAB जो है ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय, जब ये कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो तुम ये बताओ कि मैं कंक्लूजन में अगर मैं कहीं पर ये बात लिख दूं, कंक्लूजन में मैं कहीं ये बात लिख दूं क्या, कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे क्या, डेल्टा यू, वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कुछ गलत लिखूंगा क्या, वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। ये स्टेटमेंट कुछ मैं गलत लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा। पीछे से इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, W कंजर्वेटिव, W कंजर्वेटिव इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस को इधर से इधर ले आइए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए, अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें काम क्या सब आएगा आपको अगले दिन, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको काम आने वाला जो चीज़ है, एक वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 f डॉट dx काम आने वाला है, पहला चीज वर्क डन बाय वेरिएबल। दूसरा कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो WAB इक्वल टू -WBA, ये काम आने वाला है। और एक तीसरा चीज, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा P चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में। इतना चीज जो है, ये 3 पॉइंट आपको अगले दिन आपके चैप्टर में काम आने वाला है। इसीलिए आज के लेक्चर को एक बार घर से अच्छे से लिख के और समझ के आइएगा, तो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है बात। ये 11th की पूरी कहानी थी, जिसको मैंने शॉर्ट में आप तक डिलीवर किया जितना हमको ज़रूरत था। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा और रेगुलर आइएगा तो क्लास समझ में आएगा। ठीक ना। आप लोग में पता नहीं, CBSE में ये ज़्यादा दुर्गति है, हो सकता है कम जनसंख्या है तो पता चल जाता हो हमको। ठीक ना, कि कुछ लोग रेगुलर नहीं आते हैं। रेगुलर आइए ना, पैसा दिए है ना, थोड़ा सा पैसेंस रख के आइए, क्लास बैठिए, कम से कम क्लास में समझ में